हेलो एवरीवन। आज मैं लॉपन और टॉम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि जब राजा गेसर का राज हुआ करता था उस समय एक बाबू जोंगजांग नाम का जनरल हुआ करता था। वो लगातार होने वाले युद्धों वाली अपनी जिंदगी से थक चुका था, इसलिए वो 3 देवियों की सलाह लेता है और अपने कबीले के लोगों को लेकर बैलाजोंगी बर्फ के पहाड़ की तरफ रहने के लिए चला जाता है। एक योद्धा जो हमेशा लाल कपड़ों में रहती थी जनरल जोंगजांग को जिंगलन पेस्टल की सुरक्षा करने का दायित्व देती है, जिसे जनरल जोंगजांग ने ही दफनाया था। ये कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी स्वर्गीय उल्कापिंडों से बना है और ये बहुत ही पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ताबूत हैं बीच हवा में ही तैरते हैं। तभी दिखाया जाता है कि 3 लोग उस वॉल्केनो टॉम में आते हैं। एक आदमी जिसका नाम पांगजी है वो ताबूत के ऊपर लैंड करते समय कुछ गिरा देता है, तो कमांडर हु उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम जरूरी चीजों पर फोकस नहीं कर सकते हो। तो पांगजी कहता है कि आप इस बात को नहीं समझेंगे कि इसे स्वैग कहते हैं। तभी काउंसलर यांग कहती है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर मजाक करना बंद करोगे, लावा और भी ज्यादा एक्टिव हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी जिंगलन पेस्टल को ढूंढना होगा। तो पांगजी कहता है कि चिंता मत करो, हम पहली बार थोड़ी ना पुरातत्व विभाग वालों की सांस्कृतिक अवशेष ढूंढने में मदद कर रहे हैं। कमांडर हु दिशा सूचक यंत्र निकालता है पर वो काम नहीं कर रहा होता है। तो कमांडर हु कहते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरा दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब हमें अपने अनुभव पर ही निर्भर रहना होगा। तो अभी काउंसलर यांग कहती है कि ये बहुत अजीब है, यहाँ पर आखिरी प्लेट के पास 8 हेक्साग्राम होने चाहिए थे। कमांडर हु ध्यान से चारों तरफ देखता है। तभी पांगजी कमांडर से कहता है कि क्या आपने कुछ अजीब चीज नोटिस की। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी कमर पर लटकी हुई पानी की बोतल उस आखिरी प्लेट पर गिर जाती है और पानी निकलकर उस प्लेट पर बनी हुई आकृतियों की दिशा में बहने लगता है और आखिर में एक पॉइंट पर मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी मूर्तियां थी उनमें से भाले निकलकर उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। जिस ताबूत पर कमांडर हु खड़ा हुआ था उस ताबूत पर ज्यादा अटैक होते हैं, जिसकी वजह से कमांडर हु कॉफिन से नीचे गिरने वाला था, पर काउंसलर यांग उससे बचा लेती है। पांगजी कहता है कि मैं तो डर ही गया था। फिर कहता है कि यहाँ पर इतने सारे कॉफिन हैं, हम जिंगलन पेस्टल को कैसे ढूंढेंगे। कमांडर हु कहता है कि असुरा मूर्ति के सामने क्रॉस सेक्शनल फॉर्मेशन है जो एक रेडियंस की बनावट को दर्शाती है। इसका मतलब है बाकी बचे हुए 7 हेक्साग्राम्स इन 7 मूर्तियों के सामने जो कॉफिन्स है वही होने चाहिए। कमांडर की बातें सुनकर काउंसलर यांग कहती है अगर ऐसी बात है तो जिस खाली कॉफिन को हम ढूंढ रहे हैं वो गरुड़ और गंधर्वों के बीच होना चाहिए। पांगजी उस खाली कॉफिन की तरफ जाता है और कैंडल जलाकर वापस आ जाता है। कमांडर उस कैंडल की तरफ एक्सप्लोसिव फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से कॉफिन पर लगे हुए लॉक टूट जाते हैं। वे तीनों इस कॉफिन के ढक्कन को खोलते हैं। जिंगलन पेस्टल को लेने के बाद वो चुंबकीय क्षेत्र गायब होने लगता है। वो तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए उस वॉल्केनो टॉम्ब एरिया से बाहर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक टावर में लुलान का जो प्राचीन साम्राज्य था उसके राजाओं को दफनाया जाता था। जब गुमो कबीले के लोगों ने प्राचीन लुलान साम्राज्य को नष्ट किया था उस समय उन्होंने ब्लैक टावर को भी नष्ट कर दिया था। पर लुलान के कुछ वंशज बचने के लिए झेंगलेमा पर्वतों पर चले गए थे और उन्होंने लॉपनौर प्राचीन शहर का निर्माण किया। वहां पे उन्होंने ब्लैक टावर का भी निर्माण किया। कुछ कहते हैं कि इस ब्लैक टावर को पूजा अर्चना के लिए यूज किया जाता था। और इन डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चला कि गायब होने से पहले प्रोफेसर यांग क्या ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर यांग काउंसलर यांग के पापा है जो काफी समय से गायब हैं। फिर वो लड़की कहती है कि जिंगलन पेस्टल में हमें ब्लैक टावर के रिकॉर्ड्स मिले हैं। जिंगलन पेस्टल से निकाले हुए मैप को वो काउंसलर यांग की तरफ देती है। मैप देखने के बाद काउंसलर यांग कहती है इसका मतलब है जो ब्लैक टावर है वो लॉपनौर के प्राचीन शहर में ही है। उसकी बात सुनकर एक आदमी कहता है कि दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उस समय एकेडमिक कम्युनिटी में से किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि लुलान का प्राचीन साम्राज्य एग्जिस्ट करता था, पर क्योंकि अब ब्लैक टावर के बारे में बातें सामने आई है इससे पता चलता है कि तुम्हारे पिता प्रोफेसर यांग सही थे और हम सब गलत। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि हमने सोचा था कि जब हम ब्लैक टावर को ढूंढ लेंगे तब हम तुम्हें इन सब बातों के बारे में बताएंगे, पर सियू का कहना है कि ये सब तुम्हारे पिता से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर काउंसलर यांग और कमांडर हु एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी पांगजी पीछे से आता है और कहता है कमांडर हु, काउंसलर यांग, हम तीनों का टॉम सर्चर का ट्रायो एक नई लड़ाई लड़ने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और उन सबको एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है। वे आपस में बातें कर रहे थे कि पुरानी कहानियों के अनुसार
लुलान की रानी बहुत ही ज्यादा निर्दयी थी। मासूम लोगों को बचाने के लिए गुमों के राजकुमार ने लुलान साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस रानी को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से लुलान साम्राज्य नष्ट हो गया था। पर एक योद्धा जो हमेशा लाल कपड़ों में रहती थी, वो साम्राज्य के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार थी। उसने रानी के शरीर को लॉपनौर में स्थित ब्लैक टावर टेम्पल में छुपा दिया था और काले सांप की ताकत का इस्तेमाल करके उसने रानी की आत्मा को नष्ट होने से भी बचा लिया था, ताकि रानी का पुनर्जन्म हो सके। इसके बाद वो योद्धा भी गायब हो गई। जो जिंगलिन पेस्टल तुमने ढूंढा है वो इस कहानी के सिर्फ कुछ हिस्से के बारे में ही बताता है। उनका गाइड एक रेगिस्तानी छिपकली को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि उस दिशा में चलते हैं। अंकल माँ की बातें सुनकर पांगजी कमांडर हु से कहता है, क्या हम सच में इस बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? कमांडर हु कहता है कि छिपकलियां हमेशा गीली जगह की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है उस तरफ पानी होगा, इसलिए हमें अंकल माँ की बातों को मानना चाहिए। अब चुपचाप उस दिशा में चलो। पांगजी कहता है कि ये किस तरह का एटीट्यूड है, तुम तो मुझे किसी बुली की तरह धमका रहे हो। ये कहकर वो सभी उस दिशा में चलने लगते हैं। पांगजी कहता है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर इतनी सारी हड्डियां क्यों हैं? कमांडर हु कहता है, ऐसा लगता है जिन लोगों की बलि दी गई थी उन लोगों को यहीं पर दफनाया गया था। तभी उन सबको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। उनका एक साथी कहता है, ये किसके हंसने की आवाज आ रही है? तभी सामने से एक उल्लू अटैक कर देता है। उल्लू देखकर वो आदमी कहता है, अच्छा तो ये तो सिर्फ एक उल्लू है। उसकी बात सुनकर पांगजी कहता है कि तुम्हें क्या पता है? क्या तुमने एक पुरानी कहावत सुनी है कि बिल्लियों के रोने से डर नहीं लगता है, पर उल्लुओं के चिल्लाने से लगता है। अगर उल्लू आधी रात को चिल्लाता है तो इसका मतलब है नरक का राजा यहाँ जल्दी आ जाएगा। तुमने चिल्लाने की आवाज पहले सुनी थी ना? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि इसका क्या मतलब है? काउंसलर यहाँ कहती है कि पांगजी बस करो। फिर वो कहती है कि उल्लू मौत के बारे में नहीं बताते हैं। कमांडर हु पांगजी को अपनी तरफ बुलाता है। पांगजी कमांडर हु के पास जाता है और वो दोनों एक शिला को घुमाते हैं। जैसे ही वो शिला को घुमाते हैं एक दरवाजा खुलता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस जगह के दूसरे हिस्से में कुछ लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, जो उस दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। इसके साथ ही हमें एक सफेद भेड़िए को भी दिखाया जाता है, जो उस आवाज को सुनकर चौकन्ना हो जाता है। वो सब लोग आगे बढ़कर चीजों को देखने लगते हैं। तभी प्रोफेसर एक चित्र के सामने रुक जाते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तो पांगजी कहता है कि इस चित्र में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप इसे इतने ध्यान से देख रहे हो? प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने तुम्हें लुलान की रानी के बारे में बताया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुमो कबीले के लोगों का मंदिर है। वो सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उस जगह में घूम रहे थे। कमांडर हु, काउंसलर यांग और पांगजी एक जगह पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक तलवार है। पांगजी कहता है कि क्या ये वही तलवार है जिससे राजकुमार गुमो ने लुलान की रानी को मारा था? इसीलिए गुमो समुदाय के लोगों ने इसे यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी पूजा करते हैं। पांगजी फिर से कहता है कि उस कॉफिन को खड़ा क्यों रखा हुआ है? ये कहकर पांगजी उस कॉफिन के नजदीक जाता है और उसे हाथ लगाता है। तभी एक तलवार से उस पर अटैक होता है, पर वो अटैक से बचकर नीचे गिर जाता है। काउंसलर यांग और कमांडर हु उसकी उठने में मदद करते हैं। पांगजी कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझ पर अभी किसने अटैक किया? तभी एक मूर्ति के ऊपर रोशनी गिरती है। फिर उस मूर्ति से आवाज आती है, जो कोई भी इस गुमो मंदिर में घुसने की हिमाकत करेगा उसे बिना कोई दया दिखाए मार दिया जाएगा। आवाज सुनकर पांगजी गुस्से से कहता है कि तुम कौन हो जो मुझे मारने की बात कर रहे हो? सामने आओ। तभी एक आदमी हवा की रफ्तार से पांगजी के पास आता है और तलवार से अटैक करता है, पर कमांडर हु और काउंसलर यांग की मदद से पांगजी तलवार के अटैक से बच जाता है। उस आदमी का साथी काउंसलर यांग पर अटैक करता है। उन दो आदमियों की एक साथी पांगजी पर अटैक कर देती है। अब वे तीनों उन तीन मुखौटे पहने हुए लोगों के साथ लड़ रहे थे। जो लड़की पांगजी के साथ लड़ रही थी वो पांगजी से कहती है कि होली कॉफिन से दूर रहो। कमांडर हु जिस आदमी से लड़ रहे थे वो आदमी कमांडर हु को मारने ही वाला था। तभी पांगजी उस कॉफिन के पास चला जाता है और लाइटर जलाकर कहता है कि नजदीक आने के बारे में सोचना भी मत। वो लड़की कहती है कि उस कॉफिन से दूर रहो, अगर तुमने इस कॉफिन को टच भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पांगजी उस कॉफिन के ऊपर शराब फेंकता है और कहता है पीछे हट जाओ वरना मैं इस कॉफिन को जला दूंगा। काले कपड़े और मुखौटा पहने हुए वो लोग पीछे हट जाते हैं। काउंसलर यांग कमांडर हु की तरफ देखते हुए कहती है कि उसके पास शराब कहाँ से आई? तभी वो सफेद भेड़िया वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर पांगजी और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं। भेड़िए के अटैक की वजह से पांगजी चोटी पर लटक जाता है। कमांडर हु अपना कंपास निकालते हैं और उसमें कुछ देखने लगते हैं। तो पांगजी चिल्लाते हुए कहता है कि हु मेरी मदद करो और अपने उस कंपास में देखना बंद करो। तो कमांडर हु कहता है कि सब कुछ यिन और यांग पर डिपेंड करता है। यह कहकर कमांडर हु पांगजी को ऊपर की तरफ खींच लेता है और फिर सबको नीचे की तरफ छलांग लगाने के लिए कहता है। वो सब नीचे की तरफ छलांग लगाते हैं और नीचे पानी में गिरते हैं। उनके नीचे गिरते ही वो काले मास्क पहने हुए लोगों का ग्रुप वहां पर आ जाता है। ये सब लोग गुमा कबीले के लोग हैं और ये आदमी उन लोगों का सरदार है। गुमा कबीले के लोगों का सरदार कहता है कि इनमें से एक इंसान लुलान का वंशज है और उनके पास जिंगलन पेस्टल है। वे सभी झागलेमा माउंटेन में पहुंच गए थे।
काउंसलर यांग अपनी चोट पर पट्टी बांध रही थी। तभी सिया वहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि लुलान की रानी सच में जिंदा हो जाएगी? काउंसलर यांग हंसते हुए कहती है कि क्या तुम सच में उन पुरानी कहानियों पर विश्वास करती हो? सिया कहती है कि तुम्हारे पापा हमेशा लोपनौर के ब्लैक टावर और लुलान के कल्चर के बारे में डिस्कवरीज करते रहते थे। तुम्हारे परिवार की ब्लड लाइन का जो रहस्य है वो उसे खोजने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। तभी वहाँ पर कमांडर हु आ जाता है। फिर काउंसलर यांग कहती है कि मुझे पता है कि अगर मेरे पापा यहाँ आए भी होंगे तब भी उन्हें गायब हुए 10 साल से ज्यादा हो चुका है। अगर वो वापस आ सकते तो वो बहुत पहले ही वापस आ चुके होते। कमांडर हु काउंसलर यांग को सांत्वना देते हुए कहता है कि जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद है हमें हार नहीं माननी चाहिए। सिया अंकल माँ के पास जाती है। अंकल माँ सिया से कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। अगर हम गए तो मुझे नहीं पता कि हम किस तरह की मुसीबत में फंस जाएंगे। तो सिया कहती है कि आप चाहते हैं कि हम यहीं पर रुक जाएं? अंकल माँ कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तभी पांगजी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है, पर उन दोनों के उदास चेहरे देखकर फिर कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ? सिया कहती है कि कुछ नहीं, अंकल माँ उनके पैसे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर अंकल माँ जल्दी से उठ जाते हैं और कहते हैं कि पांगजी अब तुम भी मेरे लिए डिसाइड करो कि सिया ने कहा था कि मुझे तुम लोगों को गाइड करना होगा, पर मैं तो यहाँ पर लगभग मर ही गया था। उनकी बातें सुनकर पांगजी कहता है कि सिया मुझे तुम्हें डांटने का मन कर रहा है। ये इतने बूढ़े हो चुके हैं पर फिर भी इन्होंने हमारे साथ अपनी जान खतरे में डाली। अगर हम इन्हें थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे तो इसमें क्या गलत होगा? सिया कहती है कि ठीक है, मैं प्रोफेसर लिन से इनके पैसे बढ़ाने के बारे में बात करूंगी। फिर पांगजी कहता है कि ठीक है, अब खाना खाने के लिए चलो। फिर से सीन शिफ्ट होता है। कमांडर हु प्रोफेसर से पूछता है कि आपके कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने हम पर अटैक किया था वो गुमा कबीले के लोग हैं? प्रोफेसर हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि गुमा कबीले के लोग कई पीढ़ियों से ब्लैक टावर टेम्पल की सुरक्षा कर रहे हैं और बाहर से आए हुए लोगों को इसके अंदर जाने से रोकते हैं। तभी एक दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट कहता है कि हम ये बात पूरे पक्के तरीके से नहीं कह सकते हैं, और जो भेड़िया आज हमारा पीछा कर रहा था गुमो ट्राइब के लोग उसकी हमेशा पूजा करते हैं। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कमांडर हु ने हमें उस भेड़िए से बचा लिया, नहीं तो आज हम पक्का मर जाते। फिर याओक्यांग कहता है कि यह सब पांगजी की गलती है। अगर उसने कॉफिन को हाथ नहीं लगाया होता तो वो भेड़िया हमारा पीछा भी नहीं करता। उसकी बात सुनकर कमांडर हु कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम ताकतवर नहीं हो, पर तुम्हें अपना मुंह संभाल कर बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर पांगजी ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम सब मर चुके होते। अगले दिन वो सब लोपनर के प्राचीन शहर में पहुंचते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ पर रेत के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कमांडर हु कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है, ध्यान से देखिए। फिर काउंसलर यांग कहती है पार्चमेंट में लिखा हुआ था कि जब काले रेगिस्तान का गुस्सा आसमान को घेर लेगा तब लोपनर का पुराना शहर धरती पर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो कमांडर हु की तरफ देखती है और कहती है वो तुम्हें ये बात पहले ही समझ आ गई थी है ना? कमांडर हु हाँ में सिर हिलाता है। देखते ही देखते रेत उड़ने लगती है और लोपनोर का रेत के नीचे दबा हुआ शहर ऊपर आ जाता है। वे सभी शहर के अंदर एंटर होते हैं। सिया एक जगह पर जाती है और उसे एक बहुत ही पुरानी लाश पड़ी हुई मिलती है। वो उस लाश की पॉकेट में से एक रिवॉल्वर को निकालती है। वहाँ पर और भी लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें देखकर लगता था कि उन लोगों को मरे हुए काफी सालें हो चुकी है। उन लाशों को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि इन्हें क्या हुआ होगा। तो पांगजी कहता है कि पंछी खाने की तलाश में मरते हैं और इंसान संपत्ति की तलाश में। ये कहकर वो सब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर कहता है कि लाओलान के सामाजिक वर्गों के विभाजन के अनुसार इन मूर्तियों को खड़ा किया हुआ है और ये मूर्तियां रानी की पहरेदार हैं, जो कि औहदे में सबसे बड़ी है। तभी याओक्यांग एक मूर्ति को हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से सभी मूर्तियां उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। मूर्तियों के अटैक की वजह से उनका एक साथी झियुयान नीचे गिर जाता है, पर वो लोग उसे नहीं बचा पाते हैं। याओक्यांग कहता है कि अगर तुम लोगों को आगे जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं तुम लोगों को मौत ढूंढने के लिए जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। याओक्यांग की बातें सुनकर पांगजी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर वू हमारे साथ नहीं है, तुम्हारी वजह से उनकी मौत हो गई। अगर तुमने मूर्ति को हाथ नहीं लगाया होता तो मूर्ति हम पर अटैक नहीं करती। याओक्यांग कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि मूर्तियां हिल सकती है। अगर तुम्हें दोष देना ही है तो कमांडर हु को दो, जिन्होंने हमें ये नहीं बताया कि यहाँ पर किसी तरह के ट्रैप हो सकते हैं। ये सुनकर पांगजी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो याओक्यांग को उसके कॉलर से पकड़ देता है। पर कमांडर हु पांगजी को कहते हैं कि पांगजी लड़ो मत। कमांडर हु की बातें सुनकर पांगजी कमांडर हु के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद कमांडर हु काउंसलर यांग को कहते हैं क्लियर गन का यूज करो।
काउंसलर यांग ऊपर की तरफ गोली चलाती है, जिसकी वजह से एक हरी धुंध इकट्ठा होती है। आंख की शेप की बनी हुई एक आकृति पे हलचल होती है और पुल में नीचे की तरफ सीढ़ियां आ जाती है। कमांडर हु कहता है, ऐसा लगता है ये सीढ़ियां हमें रानी तक पहुंचाएगी। फिर कमांडर हु प्रोफेसर से कहता है कि तुम सब लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। सिया कहती है कि मैं मिस्टर वू की स्टूडेंट हूँ और उनकी ख्वाहिश थी कि वो रानी की कब्र को ढूंढे। मैं नहीं चाहती कि उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। सिया की बात सुनकर प्रोफेसर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सिया सही बोल रही है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी महल के बाहर गुमा कबीले के लोग भी आ जाते हैं। बेला कहती है कि आपने सही कहा था, वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि उन्होंने पुराने शहर को भी ढूंढ लिया। ये सुनकर उनका सरदार कहता है कि अगर रानी जिंदा हुई तो मैं उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा। ये हमारे कबीले की जिम्मेदारी है कि रानी फिर से जिंदा ना हो पाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सिया कहती है कि हमें इस कॉफिन का ढक्कन खोलना चाहिए, पर कमांडर हु कहता है कि क्या तुम्हें अपने सुपीरियर्स को इस बात की रिपोर्ट नहीं करनी होगी पहले। पर सिया उसे बंदूक दिखाते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। तभी प्रोफेसर सिया से कहते हैं कि सिया तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई। पर सिया प्रोफेसर को गोली मार देती है। काउंसलर यांग सिया को रोकते हुए कहती है कि बेवकूफी मत करना, हम कब्र को खोलते हैं। पर जैसे ही पांगजी कैंडल जलाता है, थोड़ी देर बाद वो कैंडल बुझ जाती है। कमांडर हु कहता है, या तो ये कॉफिन किसी तरह का जाल है या फिर यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा है। याओ क्यांग सिया से कहता है कि क्या तुमने अभी कमांडर हु की बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि अगर हम इस ढक्कन को खोलेंगे तो हम सब मर जाएंगे। पर सिया याओ क्यांग को भी गोली मार देती है और कमांडर हु को फिर से ढक्कन खोलने के लिए कहती है। कमांडर हु, पांगजी और काउंसलर यांग पूरी ताकत से उस ढक्कन को खोल देते हैं। जैसे ही वो ढक्कन को खोलते हैं, सांप की मूर्ति का मुंह खुल जाता है। सभी लोगों का ध्यान मूर्ति के खुलते हुए मुंह की तरफ होता है। तभी कमांडर हु सिया के पास आता है और उसकी बंदूक को छीन लेता है और बंदूक को सिया की तरफ तान देता है। पर तभी पीछे से अंकल माँ आकर काउंसलर यांग पर बंदूक तान देता है। यह सब देखकर पांगजी कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो कमांडर हु कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अंकल माँ को सिया लेकर आई है। सिया अंकल माँ और काउंसलर यांग के साथ उस सांप के मुंह के अंदर चली जाती है। उनके अंदर जाते ही मूर्ति का मुंह फिर से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पांगजी और कमांडर हु अंदर नहीं जा पाते हैं। तभी पीछे से एक कब्र में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो कमांडर हु और पांगजी पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर के अटैक की वजह से कमांडर हु को काफी चोट लग जाती है, पर तभी वहाँ पर वो सफेद भेड़िया आ जाता है और उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। तभी वहाँ पे गुमा ट्राइब के लोग भी आ जाते हैं। गुमा कबीले का सरदार उस मॉन्स्टर पर तलवार से अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर सरदार और उसके साथियों को ही जख्मी कर देता है। तब कमांडर हु सरदार की तलवार उठाता है और उस मॉन्स्टर की आंख पर वार करता है। तभी वो सफेद भेड़िया आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। तभी बेला कमांडर हु से पूछती है कि लाओलान की वंशज कहाँ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। काउंसलर यांग सिया से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो सिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर रही हूँ। तुम्हारे पापा हमेशा जानना चाहते थे कि तुम्हारे परिवार के लोगों की रगों में बहने वाले खून, लाओलान के वंशज और ब्लैक टावर के बीच में क्या रिश्ता है। पास्ट को दिखाया जाता है। उसमें सिया एक डॉक्यूमेंट में पढ़ती है कि अगर लाओलान के वंशज की ब्लैक टावर में बलि दी जाए तो रानी फिर से जिंदा हो जाएगी और जो इंसान उसे जिंदा करेगा वो उस इंसान को ताकत और अमरता देगी। सिया काउंसलर यांग से कहती है कि तुम लाओलान की वंशज हो। अंकल माँ काउंसलर यांग से कहते हैं कि सिया मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मरे, मुझे सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है। प्रोफेसर कहता है कि मुझे सिया और दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए था कि काउंसलर यांग लाओलान की वंशज है। पर गुमा ट्राइब का सरदार कहता है कि मेरे कबीले की भविष्यवाणी के अनुसार अगर कोई किसी लाओलान के वंशज की बलि देता है तो रानी फिर से जिंदा हो जाएगी। उसके जिंदा होते ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर कमांडर हु कहता है कि क्या वो सिया को ब्लैक टावर में लेके जाएंगे। पर सरदार कहता है कि उस चुड़ैल रानी का कॉफिन ही ब्लैक टावर है। तभी वो सफेद भेड़िया उस सांप की मूर्ति के मुंह के पास जाता है। बेला उन्हें बताती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि उस चुड़ैल का मकबरा खुलने ही वाला है। वो सफेद भेड़िया उस रास्ते को खोलने के लिए बार बार उस रास्ते से टकराता है, जिसकी वजह से उसे हर बार चोट लगती है। ये देखकर बेला रोने लगती है। सफेद भेड़ियों को जख्मी देखकर सरदार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर सफेद भेड़िया नहीं रुकता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को तोड़ देता है और बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है। सिया और उसके पापा काउंसलर यांग को बेहोश करके मकबरे के पास ले आते हैं। सिया कहती है कि मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी है और मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, पर मैंने अपने लिए इलाज खुद ही ढूंढ लिया है। तो सिया के पापा उससे कहते हैं कि तुम क्या करने वाली हो, तुमने मुझसे कहा था कि हमें काउंसलर यांग का सिर्फ थोड़ा सा ही खून चाहिए। ये सुनकर सिया अपनी जैकेट खोलती है और कहती है, देखिए मेरी हालत को, आपको क्या लगता है कि मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी? अगर हम उसे नहीं मारते हैं तो आपकी बेटी मर जाएगी। उसके बाद अंकल माँ काउंसलर यांग की बाजू पर कट लगा देते हैं
और उसकी बाजू से खून बहने लगता है। सिया एक जगह पर आग लगा देती है। तभी वहाँ पर गुमा कबीले के लोग आ जाते हैं और सिया पर अटैक कर देते हैं। कमांडर हु काउंसलर यांग को जगाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं जागती है तो वो उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। क्योंकि काउंसलर यांग का खून मकबरे पर गिर चुका था, इसलिए रानी जिंदा हो गई थी। रानी के जिंदा होते ही सिया आगे की तरफ बढ़ती है और फिर कहती है कि मैंने ही आपको जिंदा किया है, इसलिए मुझे ठीक कर दीजिए। पर रानी सिया को मारने की कोशिश करती है, पर उसके पापा के बीच में आने की वजह से सिया बच जाती है, पर उसके पापा की मौत हो जाती है। इसके बाद वो चुड़ैल रानी सिया पर भी अटैक करती है और उसे मार डालती है। गुमा ट्राइब के लोग रानी पर अटैक करते हैं, पर रानी उन लोगों को मार डालती है। सिर्फ सरदार जिंदा बचता है। सरदार अपनी पूरी ताकत के साथ रानी पर अटैक करता है, पर वो बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। सरदार मरते वक्त कमांडर हु से कहता है कि तुम होली ब्लेड का यूज करके इस चुड़ैल को मार सकते हो, इसे यहाँ से बाहर मत निकलने देना। कमांडर तलवार को उठाता है और रानी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी काउंसलर यांग और पांगजी उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल रानी उन तीनों पर हमला करती है। पांगजी को उस हमले में चोट लग जाती है और वो मर जाता है। काउंसलर यांग को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल रानी पर अटैक कर देती है, पर वो भी घायल हो जाती है। इसके बाद कमांडर हु पर भी चुड़ैल रानी अटैक कर देती है और उसकी टांग में भी चोट लग जाती है। कमांडर हु को अपने पास आग दिखती है और फिर वो कुछ सोचता है। वो तलवार को उस आग में सेकता है और हिम्मत करके खड़ा होता है। फिर तलवार को रानी की तरफ फेंकता है। रानी की मौत हो जाती है। जैसे ही रानी मरती है, सभी लोग वापस खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को रानी के अटैक से जो चोटें लगी थी वो भी गायब हो जाती है। रानी के मरने से एक लाल रंग का फूल मुरझा जाता है। फिर गुमा कबीले का सरदार कहता है कि ये लाओलान की उस चुड़ैल का काला जादू था, जिसकी वजह से हम सबको भ्रम हुआ। सिया भी वापस उठ गई थी। वो काउंसलर यांग की तरफ चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहकर वो काउंसलर यांग की तरफ गोली चलाने लगती है। बेला उसकी हरकत को नोटिस कर लेती है, इसलिए सिया की तरफ खंजर फेंकती है, पर उसके पापा बीच में आ जाते हैं और उन्हें खंजर लग जाता है। उसके पापा कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए। फिर उसके पापा सिया से कहते हैं कि तुम घर वापस जाओ। ऐसा कहते ही वो दम तोड़ देते हैं। इसके बाद ब्लैक टावर टूटने लगता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर सिया वहाँ से नहीं भागती है। काउंसलर यांग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, पर पांगजी और बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। वो सफेद भेड़िया अब छोटा सा बच्चा बन चुका था। सरदार की बहन उस बच्चे को गोद में उठाती है और वो सभी लोग लॉपनोर शहर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।